नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और स्वागत है आपका दैनिक जागरण के इस खास पॉडकास्ट में जिसका नाम है विकसित बिहार। यहां हम बात करते हैं बिहार के विकास की, पिछले दशकों में हुए उसके बदलाव की और कैसे ये राज्य आज विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार में विकास और उसमें रोजगार की, जो आज के समय में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में अजय जी। स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। नमस्कार अजय जी, शुरुआत करेंगे उस दौर से, उस साल से, साल 2005 से पहले की बात मैं शुरू करूंगी इस पॉडकास्ट में, जब इस राज्य को बीमारू राज्य के रूप में देखा जाता था। हर कोई ये कहता था कि ये एक बीमारू राज्य है। बिहार जैसे ही शब्द आता था, जैसे ही इस राज्य की बात आती थी, तो सब कहते थे एक बीमारू राज्य है। ऐसा क्या था साल 2005 से पहले कि इस राज्य के साथ ये शब्द जो है एक तरह से चिपक गया था? देखिए, 2005 से पहले बिहार को बीमारू राज्य कहने के पीछे कई कारण थे। अब बीमारू क्यों पड़ा शब्द? बीमार आदमी जिसको खाने की ना हो, अस्पताल ना हो, तो बीमारू शब्द इसलिए पड़ा था कि वहाँ न सड़क, न बिजली, न स्वास्थ्य, न पढ़ाई लिखाई, कोई ऐसी आधुनिक सुविधाएं नहीं थी जो आधारभूत सुविधाएं होती है जो एक इंसान के, एक नागरिक को चाहिए, वो नहीं थी। तो इसलिए उसको बीमारू राज्य। कहीं सड़कें नहीं थी, सड़क थे तो गड्ढे में तब्दील थे, स्कूल भवन थे तो टीचर नहीं थे, अस्पताल थे तो डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर थे तो अस्पताल नहीं थे, तो इसलिए इसको बीमारू राज्य कहा जाता था। आप जितने हिंदी पट्टी राज्यों की उस समय की तुलना करेंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार, तो सबसे ज़्यादा खराब स्थिति बिहार की थी। और बिहार में क्या था कि उस समय स्थिति ये थी कि झारखंड भी बिहार के साथ ही, 2000 से पहले झारखंड बिहार के तो आप ये नहीं कहते कि उद्योग धंधे नहीं थे, झारखंड में अपार संभावनाएं थी। फिर भी जो है बिहार उस स्तर पे विकास क्यों नहीं कर पाया, उसके कई कारण थे। उसके ये भी कारण थे कि एक राजनीति, वहाँ की जिस तरीके से राजनीति डील हुई, जो लोग मुख्यमंत्री या सरकार जिनकी बनी, क्या उनकी सोच उस स्तर पे मजबूत करने की हुई, नहीं हुई, क्या वैसे कारण थे? वो बहुत ही दिलचस्प आंकड़े हैं। आप उस पर बारी बारी से नज़दीक से देखेंगे तो समझ में आएगा कि 2005 से पहले बिहार को बीमारू राज्य क्यों कहा जाता था। अच्छा, जब इसे बीमारू राज्य कहा जाता था, 2005 की ही जब बात है, तो अचानक से जब नीतीश सरकार आई तो एक शब्द निकला, सुशासन बाबू। तो जब इस राजनीति का उदय हुआ, नीतीश बाबू की राजनीति का उदय हुआ, तो ऐसा क्या बदलाव आ गया कि धीरे धीरे लोग भूल गए? क्योंकि अब जब बात तब की होती है तब उसे बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन आज की डेट में बात कुछ और है, तस्वीर कुछ अलग है। तो ये सुशासन राज्य की अगर हम बात करें तो ऐसा क्या हुआ? देखिए, सुशासन बाबू नीतीश को क्यों कहा गया, एक छवि है नीतीश कुमार की उस समय, इसके पीछे भी कई कारण हैं। अब 2005 से पहले और 85 के बाद, 80 या 85 से आप राजनीति देखेंगे बिहार की, तो राजनीति में अपराधियों का बोलबाला था। ऐसे लोग राजनीति में आते थे, चुनकर आते थे, निर्वाचित विधायक होते थे, जिनका बैलेट से कोई मतलब नहीं होता, बुलेट्स के बदौलत विधायक बनते थे, वो जनप्रतिनिधि चुनकर आते थे। तो वैसे लोग अगर सत्ता में आएंगे और सत्ता संरक्षित जो है अपराध कराते थे, तो पुलिस राज कोई नहीं था। शाम में 5 बजे के बाद जो है लोग घरों में दुबक जाते थे, बाहर नहीं निकलते थे, लड़कियां सड़कों पे नहीं चल पाती थी, कानून व्यवस्था जो है चरमरा गई थी और इस स्थिति में पहुंच गई थी कि कभी किसी की हत्या हो सकती है, कभी किसी की लूट हो सकती है, कभी किसी को अपहरण किया जा सकता है। तो उसके बाद जो नीतीश कुमार की सरकार बनी, तो इन्होंने 2005 से लेकर 2007 और 2008 में, इसमें आप देखेंगे कि कई ऐसे विधायक थे जो इनको सलाखों के पीछे डाला गया, वो जेल में चले गए। और उस समय एक पुलिस का राज स्थापित करने की नीतीश कुमार ने भरसक कोशिश की और वो जमीन पे दिखा भी। तो एक छवि बनी कि यार ये तो सुशासन बाबू है, मतलब लोगों ने ऐसा फील किया, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। ये मतलब फील किया लोगों ने कि अब कानून व्यवस्था सुधर रही है, अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसको जो है पुलिस अपने ढंग से कानून के स्तर पर उसको सजा दिला रही है। ऐसा नहीं कि पता चल रहा है कि फलाने अमुक ने अमुक व्यक्ति की हत्या कर दी और अमुक व्यक्ति आराम से घूम रहा है क्योंकि वो सत्ता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो कम से कम उस छवि जैसे ही बनी तो नीतीश कुमार को एक
सुशासन के रूप में जो है लोगों ने स्थापित होते हुए देखा। तो ये दिलचस्प कारण है। बिल्कुल, अगर विकास की बात होती है अजय जी, तो सबसे बड़ी जो चीज़ आती है, हम आंकड़ों की भी बात करते हैं, और अगर हम सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, जिसे जीडीपी कहा जाता है, तो 2005 से जब हमने स्टडी करी तो हमने ये भी देखा कि 2005 से पहले तस्वीर अलग थी, और 2005 के बाद इन 20-25 सालों में तस्वीर काफ़ी अलग रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जीडीपी की अगर हम बात करें बिहार की, तो क्या कहेंगे इस पर? और देखिए, बिहार के जीडीपी को समझने के लिए सबसे पहले बिहार की आर्थिक स्थिति को समझना होगा कि आप देखिए बिहार किस तरह से लोग वहाँ पैसे को धनार्जन करते हैं। 70% आबादी आज भी कृषि पर किसान है, तो क्या वो जीडीपी को ग्रोथ करेगा? आपको इस चीज़ को देखना होगा। नीतीश सरकार बनने के बाद 2-3 चीज़ आंकड़ों में अगर देखेंगी तो 2.9% जो है जीडीपी था राज्य की 2005 से हाँ, पहले। 2001 से 2005 के बीच 1 से 5 तक, और 2001 से 2005 के बीच राज्य की विकास दर जो है 34% था। 34%। लेकिन जब 2005 से और 11 तक आते आते राज्य का विकास दर में 84% की वृद्धि हुई। बहुत बड़ा एक आंकड़ा है, और स्तर ट्रांसफॉर्मेशन सुधरा, है पूरा। लोगों का जीवन स्तर सुधरा। उसको कैसे आप देखेंगी कि अब मान लीजिए कि सड़क गांव में जाती है, तो उससे क्या होता है कि आवागमन की सुविधा उपलब्ध हुई, तो उससे लोग सड़क से शहर इन्हीं सब जाते चीजों से मिलकर, तो मिलजुल कर एक सकल घरेलू उत्पाद के रूप में राज्य को देखा जाता है। शहरों की जीडीपी क्यों, अब दिल्ली की जीडीपी अगर 10 मिनट आपका ट्रैफिक जाम हो जाता है, उससे जीडीपी बढ़ जाती है भाई, उससे तेल की खपत बढ़ी, उससे तो आंकड़े इस तरीके से बदलते हैं। तो बिहार की जीडीपी को समझने के लिए आपको वहाँ की स्थिति को समझनी होगी कि क्या वहाँ का नागरिक जीडीपी को किस स्तर से और कैसे प्रभावित करता है। अच्छा अजय जी, आज हम जब दिल्ली या किसी ऐसे शहर में बैठे हैं, मुंबई जैसे शहर में बैठे हैं, और जब हम बात करते हैं विकास बिहार की, तो कहीं ना कहीं हम उस पीड़ा को शायद नहीं समझ सकते कि आज 2005 से पहले, या फिर आज से मैं वही 20-25 साल पहले की बात कर रही हूँ, जैसे आप शायद समझ सकते हैं क्योंकि आपका पढ़ना लिखना, आपने एक ज़िंदगी बिताई है उस राज्य में, उस बिहार के उस शहर में, उस गांव में। तो उस पीड़ा को शायद हम नहीं समझ सकते जो आप समझ सकते हैं। तो आज से 25 साल पहले एक आम नागरिक के लिए, एक आम बिहारी के लिए विकास के क्या मायने थे बिहार में? देखिए, अब उस समय विकास के मायने क्या थे। अब आज बिहार में किस तरह की, अगर विपक्ष अगर कोई सवाल उठाता है तो ये नहीं कहता है कि सड़क नहीं है, लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। अब ये हो रहा है कि क्या 24 घंटे बिजली मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो 2005 से पहले बिहार में कहीं सड़क थे तो गड्ढे में तब्दील थे, कहीं सड़क नामो निशान, जो राज्य की जो सड़कें थी, जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कें, उनके स्थिति खस्ता हाल थी। गांव की तो बात ही छोड़ दीजिए, स्कूल थे तो शिक्षक नहीं थे, भारी कमी थी शिक्षकों की। स्वास्थ्य व्यवस्था जो है चरमरा गई थी, कोई डॉक्टर नहीं, कोई अस्पताल नहीं। तो इन्होंने, नीतीश कुमार ने 2005 के बाद इन चीज़ों का धीरे धीरे जो है, अब उस समय जो है शिक्षकों की बहाली बड़े पैमानों पर किया, स्कूल भवन का निर्माण किया, अस्पताल भवन का निर्माण किया। तो उस समय लोगों को लगा कि यार ये तो विकास है। उस समय ये विकास थे। अब बड़े सड़कों का बनना, गांव में सड़क आ जाना, गाँव तक बिजली पहुंचना, स्वास्थ्य की सुविधा गांवों तक पहुंचना। शहर में आज अगर हम आपसे कहें कि दिल्ली के लिए विकास क्या हो सकता है, तो ये है नहीं है। ये सारी चीज़ें तो दिल्ली की आधारभूत जरूरी है। घर में बिजली एक मतलब 4-5 घंटे तक आ जाना एक विकास था। ये था उस समय, ये था विकास बिहार के लिए, और वो नीतीश सरकार ने बखूबी निर्वहन किया है। तो अगर जैसे हम, क्योंकि नीतीश सरकार की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, और हमने ये देखा कि हम आज से 25 साल पहले क्या विकास की स्थिति थी और क्या मायने थे उस पर बात कर रहे हैं, तो ऐसी क्या रणनीति बनाई अजय जी नीतीश सरकार ने कि जैसे आपने कहा कि अब हर गांव में सड़कों का जाल है, कि सड़कों का जो जाल उन्होंने ये बिछा दिया कि गांव से शहर तक जो उन्नति है और हर जगह सड़कें हैं। ऐसी क्या रणनीति थी कि आज हम उसे कह सकते हैं कि बिहार में विकास हुआ है और विकास की ओर अग्रसर ये राज्य अभी है? देखिए, सड़कों की स्थिति, नीतीश सरकार ने सबसे पहले 2-3 तरीके से सड़कों का काम कराना शुरू किया। सबसे पहले उनका था कि जिला मुख्यालय से राजधानी पहुंचने के जो सड़क होते हैं,
कम से कम मुख्य सड़क जो राज्यों को जोड़ती है एक दूसरे शहरों से और जिला मुख्यालयों से, उसको सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने एक टारगेट रखा कि कम से कम 5 घंटे के अंदर बिहार के किसी भी कोने से एक नागरिक राजधानी पटना पहुंच जाए। अच्छा। अब उत्तरी बिहार का किशनगंज, पूर्णिया, ये ऐसा इलाका पहले 2005 से पहले 12 घंटे या 13 घंटे 10 घंटे लगते थे। दूरी कितनी? 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूरी, 200 किलोमीटर आने में 10 से 12 घंटे लगते थे। इन्होंने सबसे पहले टारगेट फिक्स किया कि उन सारी सड़कों को जो जिला मुख्यालय से होते हुए राजधानी को जोड़ रही है उसको सबसे पहले सुदृढ़ किया जाए। और 2010 तक ये स्थिति दिख गई थी, कोई भी राज्य का इलाका ऐसा नहीं था जहां से राजधानी पहुंचने में 5 घंटे 4 घंटे से अधिक आसान हुआ, 4-5 घंटे से ज़्यादा लगे। ये पहला फेज हुआ। फिर दूसरे फेज में नीतीश कुमार ने ग्रामीण इलाकों की सड़कों को सुदृढ़ करने का काम बीड़ा उठाया। तो ग्रामीण इलाकों को जो प्रखंड मुख्यालय से गांवों को जोड़ती है उन सड़कों पर काम शुरू किया। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और केंद्र सरकार की भी बहुत बड़ी भागीदारी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है गांव में, मतलब आज की स्थिति में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि, अब मैं जाता भी हूँ गाँव में, देखता भी हूँ कि बिहार का कोई भी एक ऐसा गांव होगा जो चारों तरफ सड़क से न जुड़ा हो। अगर एक तरफ अगर सड़क किसी तरीके से बाधित भी हो जाए तो दूसरे इलाके से हो सकता है कि 4 किलोमीटर की दूरी, कहीं से आपको एक सही सड़क मिल जाए, 4 किलोमीटर दूरी आपको ज़्यादा तय करनी पड़े, लेकिन आपको सड़क मार्ग मिल जाएंगे। तो अभी ऐसा स्थिति बिहार में 2005 से पहले नहीं थी। तो सड़कों के मामले में नीतीश कुमार ने बहुत अव्वल दर्जे का काम किया। अच्छा, अभी अजय जी हम बात कर रहे थे सवेरे जब हम रिसर्च कर रहे थे कि कैसी चीज़ें रहीं, और आप मुझे बता रहे थे कि कैसा आपका बचपन रहा, क्या चीज़ें थी। बिजली की बात हमने करी तब जब हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा कर रहे थे। तो उस समय में बिजली का कहीं ना कहीं आपने कहा कि अब तो बिजली को लेकर एक तरह से एकदम अलग तस्वीर है। 125 यूनिट जो है वो फ्री में उपलब्ध करा रही है आज सरकार। तो तब क्या था बिजली का दौर, बिजली आने का ना जाने का, आज क्या है? और ये जो 125 यूनिट फ्री में दिलाई जा रही है, इसका सीधा फायदा किसको होगा और इन चीज़ों का असर चुनाव पर कैसे पड़ेगा, इस पर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी। ठीक है, आप देखिए पहले क्या था कि ग्रामीण, राजीव गांधी, एक कांग्रेस की सरकार की योजना थी, राजीव गांधी विद्युत ग्रामीण योजना। तो पहले जो है उन गाँवों में ये बिजली पहुंचाई जाती थी जहां SC ST दलित वर्ग के समुदाय के लोग रहते थे। अच्छा। तो बिहार के ग्रामीण इलाकों में अगर कहीं पोल दिखते थे, बिजली के खंभे दिखते थे, तो उन्हीं गाँव में दिखते थे। बिजली नहीं आती थी, सिर्फ खंभे दिखते थे। चूंकि सरकार की एक योजना थी तो वो पहुंचाने की कोशिश की गई थी। बिजली पहुंच रही थी लेकिन बिजली के खंभे पहुंचते थे, बिजली नहीं पहुंचती थी। लोग जो कपड़े सुखाते थे, तार पहुंच रहे थे, लेकिन बिजली नहीं, तारों पर बिजली के कपड़े सुखाने का काम करते थे। तो 2005 के बाद मैंने अपना बचपन या कहो हाई स्कूलिंग या इंटर तक जो है गाँव में बिजली नहीं देखा। मैंने लालटेन से पढ़ाई की है, मैं खुद लालटेन से पढ़ाई की है। अच्छा। हाँ, मैंने मतलब गांव में बिजली होती नहीं थी। तो 2005 के बाद ग्रामीण इलाकों में आज की तारीख में 22 से 24 घंटे बिजली होती है। 22 से 24 कोरोना, मैं अपने ही बात बता रहा हूँ, कोरोना काल में मुझे वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति मिल गई थी। कोरोना था तो मैं सबसे पहले यही पता कराया कि मैं अगर घर जाऊंगा तो क्या मैं घर से काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बोला कि ऐसी स्थिति अब है कि आप घर से काम कर लोगे। और आप गए फिर? मैं गया, 2 साल मैंने काम किया घर से। वाह। तो अभी आज की स्थिति में कोई भी एक इलाका नहीं मिलेगा जहां 22 घंटे 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। और ये जो 125 यूनिट फ्री बिजली देने की बात हो रही है, इसमें जो है नीतीश कुमार की सरकार की एक मंशा है इसमें भी कि 125 यूनिट बिजली कौन यूज करता है? छोटे तबके के लोग, छोटे तबके के लोग, क्योंकि उससे ज्यादा तो मतलब ग्रामीण इलाकों में छोटे किसान, छोटे मंझले किसान, पशुपालक, ऐसे लोग यूज करते हैं। अगर इनको सरकार 125 यूनिट बिजली इनकी फ्री करती है तो इनसे इनको बहुत फायदा मिलेगा। अब जो AC घरों में यूज करता है या बिजली की खपत जिनके 400-500 यूनिट है, उनको तो देना है, वो दे भी सकते हैं। और एक आम नागरिक के नाते सरकार को
फ्री की जो मंशा है उस पर नहीं दे। भाई ग्रामीण इलाकों में छोटे लोगों को फ्री मिल जाए, लेकिन जो दे सकते हैं उनको देना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी विकास, राज्य का विकास, देश का विकास होता है। आप फ्री यूज करेंगे तो सरकार कहीं से तो भरपाई करेगी। आप इस चीज़ को समझिए। और बिजली के मामले में जब एक आंकड़े की बात कर रहा हूँ, 2005 में नीतीश कुमार को जब नीतीश सरकार बनी थी, उस समय बिजली 700 मेगावाट आपूर्ति होती थी बिजली की। अच्छा। और आज 8000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति होती है, और 15000 मेगावाट बिजली स्टॉक करने की नीतीश सरकार ने अपना प्रोजेक्ट को बढ़ा दिया। ये क्या है ना कि आधारभूत ढंग से, तो अब वहाँ कपड़े नहीं सूख रहे हैं, वो जो खंबे थे वहां से अब बिजली जा रही है, सुचारू रूप से जा रही है। आप समझिए, देखिए आप राजनीति की बात कर रही थी कि चुनावों पे क्या असर पड़ेगा। आप देखिए, चुनाव में विपक्ष हो या पक्ष हो, कौन से मुद्दे उठाते हैं? बिजली, सड़क, रोजगार, जो जनता को मिल जा रही है। अब आज अगर विपक्ष भी कह रहा है तो कह रहा है कि हम 400 यूनिट या 250 यूनिट 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। ये कोई नहीं कह रहा है कि 24 घंटे हम बिजली देंगे, क्योंकि 24 घंटे 22 घंटे बिजली रह रही है। तो इसका असर तो चुनाव पे सीधा पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा अजय जी, आजकल बिहार में रोजगार को लेकर और सरकारी नौकरियों को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है, और केंद्र में भी एक ये बहस का मुद्दा बन गया है। तो नीतीश सरकार ने सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने और रोजगार को, या फिर कहें बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं? अब इसको चरण बाई चरण आपको देखना है। 2005 से लेकर आज 2025 तक ही नीतीश कुमार की सरकार है। तो रोजगार देखेंगी तो रोजगार, स्वास्थ्य, एजुकेशन और ये पुलिस, ये 3 ऐसे विभाग हैं जिसमें मेजर रूप से सरकार ने, एजुकेशन और डिफेंस, तो इन तीनों विभागों में सरकार मेजर रूप से बहालियां कर सकती है कि इसमें ज़रूरत ज़्यादा होती है। अब आप देखिए, शिक्षकों की बहाली रिकॉर्ड जो है नीतीश सरकार ने पिछले 5 साल में, अगर 2005 की बात छोड़ दीजिए, 2020 से 25 के बीच में 10 लाख नौकरियां दिया है। 10 लाख नौकरियां 2020 में नीतीश ने अपनी सरकारी, वो जेडीयू के घोषणा पत्र में भी था कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, वो उन्होंने पूरा किया है। चरण बाई चरण 3 टीचर की 3 बहाली पूरी हो चुकी है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 चरण में शिक्षकों की बहाली हो चुकी है। चौथी चरण की निकलने वाली है बहालियाँ। इसी तरह पुलिस में, बिहार पुलिस की बहाली में बड़े पैमाने में पुलिस की बहाली हुई। स्वास्थ्य में नर्स की बहाली, डॉक्टर की बहाली। आप ये ऐसी सुविधा है, ये ऐसे काम है जो कि डायरेक्ट जनता को इफेक्ट करता है। अगर सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठ रहा है तो इसका मतलब कि सरकार ने किसी की नौकरी नियुक्त की है। पहले नियुक्तियाँ होती नहीं थी। तो बहाली को लेकर, और मैं अगर आंकड़े जुटाने के अभी शायद मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर इधर 5 सालों में अन्य राज्यों से तुलना की जाए सरकारी नौकरी देने के मामले में, तो बिहार अव्वल निकलेगा दूसरे राज्यों के मुकाबले। हम जब पढ़ाई करते थे तो हम दूसरे राज्यों में जाते थे परीक्षा देने के लिए। तो कहीं ना कहीं इससे पलायन भी रुकेगा, रुक रहा है। स्वाभाविक है। अब मैं वही कह रहा हूँ कि मैं जब परीक्षा देने दूसरे राज्यों में जाता था नौकरियों के लिए, लेकिन मुझे खुशी हुई कि अब दूसरे राज्य प्रदेश के लड़के ट्रेनों से जाते हैं बिहार में परीक्षा देने के लिए। तो ये साफ झलकता है कि भाई सरकारी नौकरियां थी और लोगों को मिली नौकरियां, और नीतीश सरकार ने इसको पूरा किया। उनका लक्ष्य है कि इसको हम 1 करोड़ आने वाले समय, मतलब 2025 से 30 के बीच 1 करोड़ नौकरियां देने का लक्ष्य नीतीश सरकार ने रखा है। ये तो रही रोजगार की बात। आजकल अगर आज का दौर की बात करें और केंद्र की भी स्कीम्स की बात करें, तो स्वरोजगार को लेकर भी काफी राज्यों ने पहल करी है। क्या बिहार में भी स्वरोजगार को लेकर कुछ ऐसी स्कीम है या फिर कुछ ऐसी पहल है सरकार की? हाँ है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है। हाँ, जिससे 40,000 युवाओं को जोड़ा है नीतीश सरकार ने। अभी 40,000 बेनिफिशियरी हैं उसमें जोड़े हुए हैं। उसमें क्या है कि उनको कम ब्याज दर पे ऋण उपलब्ध कराती है सरकार, और वो स्वरोजगार करते हैं और दूसरों को रोजगार भी देते हैं। तो ऐसे 40,000 लोग जुड़े हुए हैं। और एक जीविका दीदी जो नीतीश कुमार का इस योजना है, उसकी भी मतलब चर्चा करनी चाहिए। वो भी इसी तरह की योजना है कि वो कम ऋण पर जो है महिलाएं स्वरोजगार करती हैं, तो उससे भी महिलाओं का विकास हो रहा है।
अच्छा, शिक्षक नियुक्ति को लेकर भी बिहार में ऐसा कहा जाता है कि बिहार ने इतिहास रचा है, कैसे? अब शिक्षक नियुक्ति मैं कह रहा हूँ कि आप 2020 से 25 के बीच देखिए तो 10 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है, और 2005 से अगर देखिएगा तो पहले बिहार में शिक्षा मित्र की बहाली होती थी। कम पैसे पे ठेके के पे शिक्षक रखे जाते थे, उसको धीरे धीरे नीतीश कुमार ने ख़त्म करने की शुरुआत कर दी कि शिक्षा मित्र नहीं रखेंगे, शिक्षक की बहाली डायरेक्ट शिक्षक की बहाली होगी, और वो परीक्षा बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा उसकी जो है प्रक्रिया होती है, परीक्षा होती है, उससे चयन होकर जो है शिक्षक बनते हैं। तो 2005 से लेकर अभी तक देखेंगी तो कम से कम 10 से 12 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है, और उसमें 35% महिलाओं का हम बात कर चुके हैं। तो इतने बड़े पैमाने पे रोजगार मिला है। आप किसी भी गांव में चले जाइए तो कम से कम 5-10 युवाओं, लड़के लड़कियों को रोजगार, सरकारी नौकरियां मिली हैं। तो शिक्षक बहाली इतने बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों में मांग हो रही है कि भाई बिहार में अगर इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हो सकती है तो अन्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती है? बिल्कुल। नीतीश सरकार लगातार नए पदों के सृजन की भी बात कर रही है। अभी फिलहाल में भी हमने आर्टिकल्स पढ़ा, हम डिस्कस भी कर रहे थे उस पर अजय जी। तो कितने पदों को मिलने की संभावना हो सकती है नए युवाओं को नौकरी की, अगर हम बात करें सरकारी नौकरी की बात करें? देखिए, अब तो चुनाव सरकार जैसे चुनाव आचार संहिता की चुनाव घोषणा करे, आचार संहिता लग जाएगी। उससे पहले अभी अगर लगातार इधर पिछले 1 साल से अगर कैबिनेट ब्रीफिंग, कैबिनेट मीटिंग के फैसले पर नज़र डालेंगी तो हर फैसले में, हर बैठक में 1-2 ऐसे नए पद के सृजन की बात आई खबर आती है। हाँ। कई पदों के नए सृजन किए गए हैं। आप जैसे स्कूलों में लाइब्रेरी साइंस की बहाली, पहली बार जो है पद सृजन किए गए हैं। इसी तरह से पुलिस में भी बहाली जो है नए पद सृजन किए जा रहे हैं कि भाई चालक जो है, पुलिस में चालक की बहाली होती है। तो मतलब नए पद लगातार सृजन किए जा रहे हैं कि युवाओं को मौका अधिक से अधिक मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय जी। आप देख रहे थे दैनिक जागरण का विकसित बिहार। आज के इस एपिसोड में हमने बात करी एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट पर, कैसे बिहार में विकास और रोजगार की तस्वीर पिछले दशकों में बदली है, इस पर हमने आज चर्चा की। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही विकसित एक मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।